जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट 2025 को ध्यान में रखते हुए हम एसएसटी को चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्लास 6 एनसीईआरटी का हिस्ट्री हमारे अतीत पार्ट 1 कर रहे हैं और इससे पहले जो आज का चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 5। टॉपिक का नाम है राज्य, राज्य और प्राचीन गणराज्य। यह आज का हमारा टॉपिक है। पर इससे पहले हम लोगों ने पिछले 4 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं और टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन करके एक उसका प्लेलिस्ट भी बना रखा हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो जा कर के पहले वाला वीडियो देख ले, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। ऐसे ही हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि हमें पर्टिकुलर पता रहेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, और जब हम यदि चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो भी आगे आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए, साथ ही साथ आप लिखते भी रहिएगा अपने कॉपी में। कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो आपको याद करना ज़रूरी है। जैसे कि आप मान के चलो कि अजातशत्रु है। अजातशत्रु किस वंश से रिलेटेड है? तो आपको पता है हर्यक वंश से रिलेटेड है। तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें समझने लायक कुछ है तो नहीं। तो जहाँ पर आपको लिखना चाहिए वहाँ पर आप लिखिए, और जहाँ पर आपको याद करने की ज़रूरत है वहाँ पर आपको याद भी करना है। तो चलिए, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए। आप उसे अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना। पहले नंबर क्वेश्चन से करते हैं आज के इस क्लास को शुरू, आज के इस सेशन को शुरू। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आज से 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग जिस प्रक्रिया के द्वारा राजा बने, कौन से प्रक्रिया के द्वारा आज से पहले लगभग 3000 साल पहले किस प्रक्रिया के द्वारा लोग राजा बनते थे? ABCD 4 ऑप्शन दे रखा है आपको। पहला है कबीलों द्वारा चुने जाने पर, बी नंबर में है बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके, सी नंबर में है पैतृक उत्तराधिकार के द्वारा, और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा पहले नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। इसका सही आंसर है लगभग 3000 वर्ष पहले लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे और इसके द्वारा राजा बनते थे। अब देखिएगा, लोग क्या करते थे? यज्ञों का आयोजन करते थे, ठीक है। बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करते थे, यज्ञ आयोजित करते थे। तो सबसे पहला ही आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कौन से यज्ञों का आयोजन किया जाता था। तो आपको याद रखना है यज्ञ का नाम था अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। कौन सा यज्ञ था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता था। यहाँ पर जब राजा का राज्याभिषेक किया जाता था, जब राजा को राजा के सिंहासन पर बैठाया जाता था, तो उस समय पर जो उनका सिंहासन होता था वो किसके द्वारा बना होता था? तो वो बाघ के खाल के द्वारा बना होता था, ठीक है। बाघ के खाल का होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। इनमें बहुत सारे वर्णों के लोग शामिल होते थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इसमें जो शूद्र लोग थे वो शामिल नहीं होते थे, और इस अवसर पर इनके ऊपर जल का भी छिड़काव किया जाता था। जल का छिड़काव जो है वो पुरोहित लोग करते थे, ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ साथ अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर ही जो राजा की उपलब्धियां होती थी, राजा की उपलब्धियों का वाचन करता था कौन? राजा की उपलब्धियों का वाचन करेगा सारथी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारथी जो है राजा के साथ युद्ध में हमेशा रहता है, इसलिए सारथी क्या करेगा? ये उपलब्धियों का वाचन करेगा, उपलब्धियों का वाचन करता है। तो ये भी आपको एक टर्म नोट डाउन करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए कि युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था? प्रश्न सेम है, बस थोड़ा सा शब्द को चेंज किया है। ABCD 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था?
सहचर होता है साथ रहने वाला, तो उत्तर हो जाएगा सारथी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और यही क्या करता था, ये राजा के उपलब्धियों का वाचन करता था। ठीक है, वाचन करता था। कौन? सारथी जो है राजा के उपलब्धियों का वाचन करता था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ण का कार्य था? सबसे पहले देखना जो वर्ण है, वर्ण हमारे पास कितने हैं? वर्ण 4 हैं। कौन कौन से? तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन करना। सबसे पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण का क्या कार्य था? तो ब्राह्मणों का काम था पढ़ना व पढ़ाना। ठीक है, पढ़ना और पढ़ाना, ये था ब्राह्मणों का कार्य। क्षत्रिय का कार्य क्या था? क्षत्रिय का कार्य था युद्ध करना, युद्ध करना या फिर रक्षा करना। ये किसका कार्य था? क्षत्रिय का कार्य था। ऐसे ही जो वैश्य था, वैश्य का काम क्या था? व्यापार करना। ठीक है, और जो शूद्र है, शूद्र का कार्य था जो ऊपर के 3 वर्ग हैं, इन तीनों वर्गों की सेवा करना। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि रक्षा करना और युद्ध करना कौन से वर्ण का काम था? तो उत्तर हो जाएगा आपका क्षत्रिय का काम था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरे नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, इसका काम क्या था? पढ़ना और पढ़ाना। वैश्य का काम था युद्ध करना और शूद्रों का कार्य था सेवा करना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस वर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है? इसका ABCD 4 ऑप्शन है, इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? बताइएगा, सबसे श्रेष्ठ वर्ग किसे माना गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सबसे श्रेष्ठ वर्ग में जिसकी गिनती होती है वो है आपका ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो है इसका काम होता है पढ़ना और पढ़ाना। ठीक है, इसलिए इस वर्ण को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था? नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है। हालांकि प्राचीन समय में महाजनपद काल में फसलों के ऊपर भी कर लगाया गया था, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाया गया है, व्यापारियों के ऊपर भी कर लगाया जाता था और आखेटकों के ऊपर भी कर लगाया जाता था। चारों ही ऑप्शन सही है, पर यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था, इनमें से सबसे टॉप का कर कौन सा था? आपको याद रखना है फसलों पर लगाए जाने वाला कर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि ये क्यों विशेष है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं महाजनपद काल की और महाजनपद काल में कृषि का विस्तार हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? कृषि का विस्तार हुआ था, तो सबसे ज़्यादा कर इस पे लगाया जाता था। कितना? उपज का 1/6 भाग लगाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों का उदय हुआ था, कब हुआ था महाजनपदों का उदय? ABCD 4 ऑप्शन है, इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? आपको बताना है महाजनपदों का उदय कब हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा महाजनपदों का उदय लगभग 2500 साल पहले हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिकारी तथा खाद्य संग्राहक राजा को देते थे, क्या देते थे? तो भाई राजा को ये कर देते थे, पर किस रूप में देते थे? तो जो भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं हैं ना, जंगल से प्राप्त वस्तुओं को राजा को टैक्स के रूप में देते थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ABCD 4 ऑप्शन है आपके लिए, बताइएगा मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, दिल्ली, प्रयाग या फिर राजगृह? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजगृह। अब यहाँ पर थोड़ा सा टर्म को समझना।
हालांकि जो मगध साम्राज्य है, अलग अलग शासकों ने यहाँ पर शासन किया और अलग अलग शासकों ने भिन्न भिन्न स्थानों पर इसकी राजधानी हस्तांतरित किया था। जैसे कि सबसे पहले मगध की राजधानी क्या थी? पहले नंबर पे राजगृह। फिर राजगृह से चेंज किया गया और यहाँ से चेंज करके पाटलिपुत्र किया गया। फिर बाद में पाटलिपुत्र से चेंज किया गया और पाटलिपुत्र से वैशाली ट्रांसफ़र कर दिया गया और फिर वैशाली से ट्रांसफ़र करके कहाँ पर किया गया? तो पाटलिपुत्र किया गया। तो इतने जगहों पर मगध की राजधानी चेंज हुई है। सबसे पहले मगध की राजधानी थी राजगृह। राजगृह से चेंज किसने किया था? तो हर्यक वंश का जो एक राजा था उदयन, जिसे आप लोग उदयभद्र के नाम से जानते हो, इसने राजगृह से परिवर्तन करके पाटलिपुत्र किया था। फिर बाद में जब इस वंश का समाप्त हुआ हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश शुरू होता है और वैशाली कौन करता है? तो आपको याद रखना है, शिशुनाग जो है वो पाटलिपुत्र से चेंज करके मगध की राजधानी वैशाली बनाते हैं। फिर इसके बाद इसी वंश में एक और शासक हुआ कालाशोक। कालाशोक क्या करते हैं? दोबारा से वैशाली से चेंज करके पाटलिपुत्र राजधानी कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इतने बार मगध की राजधानी चेंज हुई है, तो आपको याद रखना है। फिलहाल में यहाँ पर पूछा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो देखिएगा, मगध की प्रारंभिक राजधानी है राजगृह। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनकर के उभरा। कब उभरा और कौन सा उभरा? तो मगध जो है सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। आपको याद रखना है, जो महाजनपद है, महाजनपद कितने हैं? महाजनपद कितने महाजनपद है? तो 16 महाजनपद है। इन 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जो जनपद है, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद है, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका मगध। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर है अवंती। अवंती की राजधानी क्या है? अवंती की राजधानी है उज्जैनी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा या आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो भी आगे आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजातशत्रु एक शक्तिशाली शासक था। कहाँ का शासक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, अजातशत्रु जो है मगध का शासक था। मैंने आपको बताया था कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध। मगध पर 32 राजाओं ने शासन किया। ठीक है, 32 राजाओं ने शासन किया। यहाँ पर 32 राजाओं ने शासन किया। इनमें से जिस वंश ने सबसे पहले शासन किया उस वंश का नाम था बृहद्रथ वंश। ठीक है, सबसे पहले बृहद्रथ वंश के लोगों ने शासन किया। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है हर्यक वंश के शासक यहाँ पर शासन करते हैं। हर्यक में भी बहुत सारे शक्तिशाली राजा हुए हैं। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे यहाँ के हर्यक वंश में भी कई सारे राजा हुए हैं। ठीक है, इसके संस्थापक हो जाएंगे आपके, संस्थापक है बिंबिसार। आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, कौन है संस्थापक? संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार के बाद इसका पुत्र होता है, पुत्र का नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद इसका पुत्र होता है उदयन। ठीक है, जिसे आप लोग उदयभद्र या फिर उदयन के नाम से जानते हो। अब आप देखिए, जो अजातशत्रु है किस वंश से संबंधित है? हर्यक वंश से। ठीक है, कहाँ का राजा था ये? तो ये भी मगध का राजा था। और एक चीज़ आपको याद रखना है, अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति होती है।
प्रथम बौद्ध संगीति होती है किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। और इस जो प्रथम बौद्ध संगीति होता है ये कहाँ पर होता है? तो आपको याद रखना है स्थान का नाम राजगृह, ठीक है, जो कि मगध का प्राचीनतम राजधानी है। तो ये टर्म आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिकंदर कहाँ का राजा था? ABCD 4 ऑप्शन है, इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? सही आंसर है सिकंदर जो था मैसेडोनिया का राजा था, ठीक है। मैसेडोनिया का राजा कौन था? सिकंदर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वज्जी संघ का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वज्जी संघ का वर्णन हमें दीर्घ निकाय में मिलता है। और ये जो दीर्घ निकाय है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। दीर्घ निकाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। वज्जी की राजधानी क्या है? वज्जी की राजधानी हो जाएगी आपकी वैशाली, ठीक है। वज्जी ये क्या है? ये एक प्रकार का गण कह लो या फिर आप इसे संघ कह लो, कुछ भी कह लो, दोनों ही सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी फिलहाल में सही आंसर है। जो वज्जी संघ है, वज्जी संघ क्या है? यह एक दीर्घ निकाय में इसका वर्णन मिलता है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये लिखा कब गया था? ये लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था, ठीक है। कब लिखा गया था? 2300 साल पहले लिखा गया था। एक चीज़ और आपको नोट डाउन करना है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताना भूल गया। जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु का मंत्री कौन था? तो अजातशत्रु का मंत्री था वस्सकार। ये आपको याद रखना है। ये कौन था? ये मंत्री था अजातशत्रु का। और मैंने आपको बता दिया अभी अजातशत्रु हर्यक वंश से रिलेटेड थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे आज का अगला और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके लिए, तो आप लोग बताइएगा कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? लगभग 1500 साल पहले, लगभग 2300 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले या फिर लगभग 2800 साल पहले। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका लगभग 2300 साल पहले सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक जो चैप्टर नंबर 5 राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बना करके एक स्लाइड में पढ़ाया। प्लस में जा कर के मैंने इसी से रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन बन सकते थे और भी टर्म थे उनको मैंने जोड़ने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो सेशन है आपको पसंद आया होगा। और यदि आपको ये क्लासेस पसंद आई हो या आपको सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है उसका वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। आज के इस सेशन को करते हैं हम समाप्त। मिलेंगे कल के सेशन में। जो हमारा कल का सेशन होने वाला है उसमें चैप्टर का नाम रहेगा नए प्रश्न नए विचार, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 क्या नाम रहेगा? नए प्रश्न और नए विचार। नए प्रश्न नए विचार, ये हमारा कल का टॉपिक है। तो इस टॉपिक को एक बार आप लोग पढ़ कर के आना। यदि आप लोग पढ़ कर के आओगे तो आपको ये क्लास करने में पूरा मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।